गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है डीएनए का पैकेजिंग। ठीक है, आपको मैंने कल जैसे डीएनए बताया था, डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। आज हम बताएंगे कि वो पैकिंग उसकी कैसे होती है, क्रोमेटिड क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, जो आप बार बार सुनते हो और आप कंफ्यूज उसमें बहुत ज़्यादा होते हो। ठीक है, तो आप जानते हो कि ये न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। मेनली हम क्रोमोसोम ही उनको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक फ्यूजन रिएक्शन कराया गया। ठीक है, कौन सा रिएक्शन कराया गया? फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन जो है एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर इसको कहा गया फ्यूजन रिएक्शन। ठीक, सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं आज? क्रोमेटिड, क्रोमेटिन और क्रोमेटिड और क्रोमोसोम। ठीक है, ये टर्म आप बार बार सुनते हो। गुणसूत्र, क्रोमोसोम हम जिनको कह देते हैं, और क्रोमेटिड क्या है, मतलब किस फॉर्म में नॉर्मली जो है गुणसूत्र होते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने गुणसूत्र को आप रफली जो है इसी तरीके से हमेशा बनाते हुए आए हो। जब भी आपसे गुणसूत्र बनाने को बोला गया तो ये बेसिकली है क्या, इसको हम आज समझेंगे। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन करवाया। ठीक है, उन्होंने इसका हाइड्रोलिसिस करा। न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक है आपका। ठीक है, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया केंद्रक का, उसके बाद इसे सिर्फ अभिक्रम से इसको स्टेन किया गया, रंगा गया। तो यहाँ पिंक कलर की स्टेन दिखाई दे रही है, यहाँ पे पिंक कलर के धागे अपीयर हुए। ठीक है, तो इन्हें जो है क्रोमेटिन धागे कहा गया। ठीक है, अब बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि हम इस प्रकार की संरचना को ही क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो क्रोमेटिड क्या है? ठीक है, आइए इसको समझते हैं। एक तो हमें धागेनुमा ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। अब मैं आपको एक ऐसी संरचना दिखा रही हूँ ये, और मैं आपको एक ऐसी संरचना दिखा रही हूँ। ठीक है, इसमें जो हम जनरली बनाते हैं। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। ये क्या है आपका? क्रोमेटिड। ठीक, ये क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड की अगर मैं बात करूं तो इस क्रोमेटिड के अंदर क्या है? इस क्रोमेटिड के अंदर, इसके अंदर आपका सिंपली डबल हेलिकल डीएनए। क्या है इसके अंदर? डबल हेलिकल डीएनए, जो हमने कल पढ़ा था, दो कुंडलीय डीएनए इसके अंदर है। ठीक है, और मैंने इसको क्या बोला? क्रोमेटिड। इसके अंदर क्या है? डीएनए। ठीक है, तो ये भी क्रोमोसोम है। देखिए, ये दोनों क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या है? क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इसमें एक क्रोमेटिड है और इसमें दो क्रोमेटिड है। बोथ आर क्रोमोसोम्स, दोनों क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें एक क्रोमेटिड है और इसमें दो क्रोमेटिड होंगे। आया आपको बात समझ में? एक क्रोमेटिड में एक डीएनए, बेसिक जो स्ट्रक्चर मैंने आपको कल पढ़ाया वो होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब तीन प्रकार से हम डीएनए को देख रहे हैं। धागेनुमा, एक क्रोमेटिड वाला और दो क्रोमेटिड वाला। इसके लिए थोड़ा आप इसको समझिए। ये केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर, केंद्रक वेरिएबल होता है। आप जानते हो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र की संरचना बदलती रहती है, क्योंकि केंद्रक डिवीज़न करता है। डिवीज़न नहीं करेगा, सेल डिवीज़न नहीं करेगा तो उसमें और काम भी होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, तो डिवीज़न की मैं अगर बात करूँ तो मैंने आपको 11th में पढ़ाया है, इधर एम फेज होती है, एम फॉर माइटोसिस, एम फॉर मियोसिस। ठीक है, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। उसके अलावा कौन सी फेज होती है? यहाँ पे होती है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। याद है आपको? G1, S और G2। ठीक, देखो इसको इंटरफेस बोल देते हैं। जो G1, S और G2 है, इसको हम इंटरफेस बोल देते हैं।
ठीक है। और ये आपकी माइटोसिस मियोसिस दोनों में से जो भी विभाजन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है क्रोमेटिड वाले, ये आपको इंटरफेज में बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, समझ गया। इंटरफेज में क्रोमोसोम नहीं दिखाई देंगे, ठीक। नॉट विजिबल, दिखाई नहीं देते। होते क्यों नहीं हैं? होते तो हैं, दिखाई नहीं देते। तो इंटरफेज में इधर हमको क्रोमोसोम हमेशा ऐसे धागेनुमा दिखाई देंगे, ठीक है। क्रोमोसोम हमें, ये वाला जो फॉर्म होता है क्रोमोसोम का, ये हमें कब दिखाई देता है? ये हमें दिखाई देता है मेटाफेज अवस्था में, ठीक है। यहाँ पे मेटाफेज अवस्था आती है, आपको याद हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो ये मेटाफेज अवस्था में दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम दिखाई देता है, ठीक है। अब आप समझे, इंटरफेज में ये कंडीशन दिखाई देगी, मेटाफेज में ये कंडीशन दिखाई देगी। तो ये कहाँ पे होती है? ये यहीं पे होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जीवन फेज है, यहाँ पे 46 गुणसूत्र है। कितने हैं? 46 होते हैं। 46 क्रोमेटिड, 46 क्या है यहाँ पे? क्रोमेटिड, 1 क्रोमेटिड क्रोमोसोम। अगर मैं एक सही भाषा में आपको कहूँ, 1 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम, यानी ये वाला। ऐसे कितने हैं? 46। ऐसे कितने हैं? 46। इसमें डीएनए है, केवल डीएनए, ठीक है। अब जब जीवन अवस्था की ये बॉर्डर लाइन है, समझ गए, जब तक आपका जो डीएनए, सॉरी आपका गुणसूत्र या आप ये जो क्रोमेटिन धागे हैं ये यहाँ होते हैं, तब तक इनमें कोई प्रतिकृति नहीं बनती है, यानी ये अपनी संख्या नहीं बढ़ाता। आप जानते हो डीएनए द्विगुणन करता है, यानी 1 से 2 डीएनए बनते हैं। कब तक? जब तक जीवन फेज में है ये प्रतिकृतिकरण नहीं करेगा, अपना डुप्लीकेशन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये बॉर्डर लाइन क्रॉस करके एस फेज में आएगा, एस फेज में आने का मतलब है ये अब विभाजन करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपना अमाउंट बढ़ा रहा है। ये क्या बढ़ा रहा है? अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ा रहा है, समझ गए। तो जैसे ही ये 1 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम, ये वाला, ये इसी के अंदर है बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको ये दिखाई नहीं देगा। अभी मैं आपको समझाऊंगी धीरे धीरे क्यों नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ये लूज फॉर्म पे है। यहाँ पे लूज मतलब बिखरी हुई अवस्था में है। जैसे सपोज आप समझ लीजिए, आपके घर के जो कपड़े होते हैं वो आप उनको पैक करके नहीं रखते हो, आप उनको घर में हैंग करके रख देते हो, टांग के रख देते हो। जो आपके डेली यूज़ के कपड़े होते हैं उनको आप पैक करके नहीं रखते हो, ठीक है। जब आपको इधर उधर जाना होता है तो आप उनको पैक करते हो या उड़ाते हुए ले जाते हो अपनी शर्ट पैंट सूट, कि हमें आज दूसरी जगह जाना है, गाड़ी में उड़ाते हुए कपड़े जा रहे हैं, नहीं, उनको हम पैक करते हैं। तो ये पैक्ड स्टेज होती है। अब पैक स्टेज क्यों होती है अभी समझाएंगे आपको। तो जब ये एस फेज में आता है तो यहाँ पे 46/2, यानी इसके बाद यहाँ पे प्रतिकृति बनती है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? 96 क्रोमेटिड बन जाते हैं। कितने बनते हैं? 96, 46/2, सॉरी 92, ठीक है। अब सपोज ये एक क्रोमेटिड था, इसने अपनी प्रतिकृति बनाई, ये क्रोमेटिड है, और ये जब अपनी प्रतिकृति बनाएगा, ठीक है, तो अपनी प्रतिकृति बनाने के बाद ये दूसरा डीएनए बना दिया इसने। आप जानते हो ना डीएनए प्रतिकृति में अपने जैसे डीएनए बनाता है, और ये एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। यहाँ पे जो बिंदु होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। कहने का मतलब है ये क्रोमेटिड है, इसने एक और अपने जैसा क्रोमेटिड बना दिया। लेकिन ये अलग अलग नहीं रहते हैं क्योंकि ये एक जैसे हैं, एक जैसे होते हैं, इसलिए ये
इस प्रकार से बॉन्ड बना लेते हैं, पास आ जाते हैं, सेंट्रोमेयर से जुड़ जाते हैं। अब ये अपना नंबर क्यों बढ़ा रहे होंगे, ये 46 से 92 क्यों है, ठीक है। अभी इसके बाद यही डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो है इनको सिस्टर क्रोमेटिड कह देते हैं हम, क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्योंकि ये एक जैसे हैं। अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर हो भी गया तो चेंज किया गया तो सेम है। तो आप समझे इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसके अंदर 2 क्रोमेटिड है, इसमें 1 क्रोमेटिड है, दोनों डीएनए ही है, दोनों क्रोमोसोम ही है। 1 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है। ये 1 वाला यहाँ पाया जाता है, 2 वाला यहाँ जाता है। क्लियर। अब इसने अपना नंबर क्यों बढ़ाया, ठीक है। देखिए ये मैंने बताया आपको, ये कंडीशन आपको कहाँ दिखाई देगी, मेटाफेज अवस्था में। यहाँ नहीं दिखाई देगी, यहाँ आपको ये ऐसे ही दिखाई देगा स्ट्रिंग फॉर्म में। यहाँ ये लूज अवस्था में होता है, पैक यहाँ होता है। पैक क्यों होता है, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट होना है। अभी बताया ना मैंने, आप कपड़े पैक क्यों करते हैं, कि आपको जाना है। अब कहाँ जाना है इनको, देखिए जब यहाँ पे मेटाफेज एम फेज आएगी, एम मतलब मियोसिस और माइटोसिस, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन तो इससे 1 सेल से 2 सेल बनेंगी, बनी। तो 2 सेल बनने से क्या हुआ, जो 92 क्रोमोसोम से ये फिर डिवाइड हो गए 46। तो इनको 1 सेल से 2 सेल में जाना था, इसीलिए इनमें ये पैकेजिंग हुई, इसलिए पैक हुई। तो ये पैक अवस्था होती है, ये कैसी अवस्था होती है, पैक हो गई। और ये लूज अवस्था होती है, ठीक है। आपको ये समझ आया होगा। अब मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया कि सिंगल क्रोमेटिड वाली अवस्था यहाँ होती है, डबल क्रोमेटिड वाली अवस्था यहाँ होती है, किंतु ये यहाँ नहीं ये दोनों इस इंटरफेज में नहीं दिखाई देते हैं, ये केवल मेटाफेज में दिखाई देते हैं। आप जानते हैं एम अवस्था के 4 भाग हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मेटाफेज में ये पैक्ड क्रोमोसोम दिखाई देता है, यहाँ पर इंटरफेज में ये नहीं दिखाई देता है। और सिंगल क्रोमेटिड यहाँ बनता है, डबल क्रोमेटिड यहाँ बनता है सॉरी। अब हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। अभी मैंने आपको क्रोमेटिन बताया, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हम क्रोमेटिन से स्टार्ट करेंगे। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन जो यहाँ आपको ये थ्रेडनुमा मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। तो क्रोमेटिन में क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन जो होती है वो क्षारीय प्रोटीन होती है, ठीक है। ये जो मैंने आपको धागे दिखाए थे ना, स्ट्रिंग ये दिख रहे हैं जो, ये क्रोमेटिन धागे हैं, ठीक है। ये पैक होके क्रोमेटिड बनाते हैं और फिर और कंडेंस होकर हम उनको क्रोमोसोम कह देते हैं। तो क्रोमेटिन में मैंने बोला डीएनए और हिस्टोन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन है जो क्षारीय प्रोटीन है, ठीक है। इसमें लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्ल होते हैं। ये 5 प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो डीएनए आप जानते हो एसिडिक नेचर का होता है और हिस्टोन क्षारीय नेचर का। तो ये दोनों न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, ये क्षारीय है, ये एसिडिक है, तो ये जब आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया इंटरफेज में न्यूक्लियस इस प्रकार का दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग, यानी धागे पर बीट्स मतलब जैसे माला के दाने होते हैं, तो धागे पे माला के दाने की तरह ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। H2 देखिए इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, H2A, H2B, H3 और H4, इसके 2-2 मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी टोटल 8 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और एक ऑक्टामर संरचना बनाते हैं, इस तरह से गोल संरचना बनाते हैं। इसको हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, ठीक है। इस पर आप देखिए डीएनए रैप हो रखा है, ठीक है। अब इस डीएनए की दिखने को तो ऐसा लग रहा है कि डीएनए ने इसमें 2 टर्न ले रखे हैं, 2 घुमाव ले रखे हैं, लेकिन ये 2 नहीं होता है, ये होता है 1.65 टर्न। कुल घुमाव कितना होता है, 1.65 टर्न। और हिस्टोन ये जो ऑक्टेन है, इसको छूने वाले जो बेस होते हैं, यानी इसके अंदर, ठीक है, ये बाहर वाले नहीं, जो इसके अंदर टच हैं, इनकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई को हमेशा बेस पेयर में
नापते हैं तो इसकी लंबाई होती है 145 से 147 बेस पेयर। और ये संरचना न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए। ठीक है। अब देखिए बेटा, ये अगर ये जो स्ट्रिंग बाहर निकल रहे हैं इनको कोई बांधने वाला नहीं होगा तो ये ढीले हो जाएंगे और ये ऑक्टामर बाहर निकल जाएगा। ठीक है। दो रस्सियाँ हैं, उनको खींचेंगे नहीं, टाइट से नहीं बांधेंगे तो ये कभी भी ढीला होकर और ये ऑक्टामर बाहर निकल सकता है। तो इसको एक स्थायी संरचना देने के लिए इसमें H1 प्रोटीन जोड़ जाती है इस तरीके से। तो H1 प्रोटीन क्योंकि इसको सील कर रही है, यहाँ पे से बांध दिया इसने दोनों धागों को जो बाहर निकले हुए थे, इसको सीलिंग प्रोटीन कहते हैं। H1 प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन का भाग नहीं होती है। आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि H1 केवल एक सीलिंग प्रोटीन है जो डीएनए के बाहर निकले हुए धागों को सील कर लेती है, जोड़ देती है, गोंद की तरह उनको चिपका लेती है अपने पे ताकि ये ढीला ना हो। न्यूक्लियोसोम और H1 प्रोटीन को अगर मिला लिया जाए तो उसे हम कहते हैं क्रोमेटोसोम। ठीक है। और इस क्रोमेटोसोम में यानी टोटल अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करें तो इसमें 200 बेस पेयर होते हैं। ठीक है। अंदर ही अंदर की बात करें तो 145 से 147, लेकिन जो बाहर स्ट्रिंग निकले हैं उनको भी इंक्लूड करें तो 200 बेस पेयर होते हैं। ठीक। ये इस तरीके का स्ट्रिंग दिखाई देता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये जो बीट्स दिखाई देती हैं, जो मोती के दाने जैसे दिखाई देते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोसोम ये वाली संरचना। दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो जो बीच में जो संरचना है उसे लिंकर डीएनए कहते हैं, यानी जोड़ने वाला डीएनए। तो लिंकर डीएनए क्या है? दो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ने वाला डीएनए का भाग लिंकर डीएनए कहलाता है। ये जैसे आप देख रहे हो, एक न्यूक्लियोसोम ये है, ये H1 प्रोटीन है, ये न्यूक्लियोसोम है, H1 प्रोटीन है। इसके बीच जो डीएनए है इसको लिंकर डीएनए हम कहते हैं। इसकी लंबाई होती है 40 से 80 बेस पेयर। ठीक है। इसमें लंबाई को बेस पेयर में नापते हैं। नेक्स्ट, अब इससे फर्दर ये कैसे कंडेंस होता है, जुड़ता है, वो बता रहे हैं मैं आपको। ये देखिए, ये क्रोमेटिन था, ये इतना कंडेंस होता है आपस में, कंडेंस होगा और 300 नैनोमीटर का एक तंतु बनाता है। ठीक है। अब ये लूप निर्माण करता है, इस प्रकार से लूप बनाता है। इस लूप की लंबाई होती है 300 नैनोमीटर। ठीक है। फिर ये और संघनित होता है और का पास आते हैं, 250 नैनोमीटर का तंतु बनाते हैं और ये और संघनित होते हैं, तब जाके मेटाफेज वाला क्रोमोसोम हमको दिखाई देता है। तो आप देखिए, ये जो रस्सियाँ पड़ी हुई थी ये कंडेंस हो गई और इन्होंने इस प्रकार से एक क्रोमेटिड या दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बना लिया। तब जाके बिल्कुल पैक अवस्था में आता है, जो हमें कहाँ दिखाई देता है? मेटाफेज अवस्था में दिखाई देता है। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम संघनित क्रोमेटिन का पैकेट है। तो वो हमें तंतु फाइबर दिख रहे थे, तो क्रोमोसोम उनका ही कंडेंस रूप है। अब कल मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये कभी पैक हो जाते हैं, कभी लूज हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, इसको मैं कल आपको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।